नेपाल ने दिया चीन को मुंहतोड़ जवाब। हवाई अड्डे को लेकर चीन और नेपाल में तकरार। चीन के तमाम दावे को नेपाल ने किया खारिज। पोखरा एयरपोर्ट चीन के बीआरआई का हिस्सा नहीं। नेपाल सरकार का ड्रैगन को प्रचंड जवाब। नेपाल के पोखरा स्थित नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर नेपाल और चीन सरकार में तकरार शुरू हो गया है। 21 जून 2023 को नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट उतरी। मौके पर पहुंचे चीनी राजदूत चेन सोंग ने कहा कि नवनिर्मित पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का हिस्सा है। फिर क्या था? नेपाल सरकार ने चीनी राजदूत के इस दावे पर कड़ी आपत्ति जता दी। 1 जनवरी 2023 को एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर काठमांडू में चीनी दूतावास ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में पोखरा एयरपोर्ट को बीआरआई के सहयोग से बनाने का दावा किया गया था। लेकिन जैसे ही इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट उतरी, नेपाल ने चीन के तमाम दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बीआरआई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा मुख्य रूप से यूरेशिया में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शुरू की गई एक पहल है। चीन का दावा है कि पोखरा में नवनिर्मित हवाई अड्डे बीआरआई परियोजना की एक बड़ी उपलब्धि है। जब नेपाल के सांसदों की एक धड़े ने इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, तो नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने संसद में जवाब देते हुए कहा था कि नेपाल में बीआरआई के तहत कोई परियोजना लागू नहीं की गई है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि चूंकि दोनों पक्षों के बीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर चर्चा चल रही है, लिहाजा बीआरआई के तहत कोई भी परियोजना अभी तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंची है। यहां गौर करने की बात है कि नेपाल और चीन ने मई 2017 में बीआरआई मसौदे के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यह समझौता होने से पहले से ही चीनी पक्ष ने इन परियोजनाओं को एक तरफा बीआरआई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। तब से नेपाली अधिकारी दुविधा में पड़ गए और उनके सामने एक बड़ा सवाल यह हो गया कि आखिर इस स्थिति से निपटा कैसे जाए। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि चीन के साथ हुए समझौते में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीआरआई के अंतर्गत आता है। ऐसे में नेपाल के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बीआरआई के अंतर्गत नहीं आता है। 2017 में नेपाल और चीन द्वारा बीआरआई पर रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नेपाल ने शुरू में बीआरआई के तहत शुरू की जाने वाली 35 परियोजनाओं का चयन किया था। बाद में बीजिंग के अनुरोध पर इन परियोजनाओं की कुल संख्या घटाकर 9 कर दी गई, जिसमें पोखरा हवाई अड्डे को बाहर रखा गया था। इधर नेपाल सरकार ने लेक सिटी में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मार्च 2016 में चाइना के एक्सिम बैंक के साथ $215.96 मिलियन के सॉफ्ट लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही चीन की कंपनी चाइना CAMC इंजीनियरिंग को निर्माण का ठेका दे दिया गया था। हालांकि उस समय बीआरआई शुरुआती चरण में था, लेकिन समझौते से पहले निर्माण का ठेका किसे दिया जाए वो तय कर लेना कहीं न कहीं चीन की मंशा को दर्शाता है। वहीं पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन की ओर से इस तरह की योजना कम आय वाले देशों को ऋण जाल में फंसाने का एकमात्र हथियार है और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा पीओके से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लागू करने के बाद भारत भी बीआरआई का विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत इस पर शुरू से अपना दावा करते आ रहा है। वहीं नेपाली अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि बीआरआई परियोजना का कार्यान्वयन भू राजनीतिक रूप से जोखिम भरा है, जो बीआरआई परियोजनाओं की व्यावसायिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत अब तक नेपाल के लिए देश के पश्चिमी हिस्से से उच्च ऊंचाई वाले हवाई मार्ग देने पर सहमत नहीं हुआ है, जो पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दक्षिणी पश्चिमी नेपाल में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सक्षम करेगा। वहीं कुछ नेपाली अधिकारियों और विशेषज्ञों का संदेह है कि नेपाल को नए हवाई मार्ग देने में भारत की लगातार देरी इन हवाई अड्डों में चीन की भागीदारी के कारण है। हालांकि किसी ने
अभी तक इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति विभाग के प्रोफेसर खड़गा केसी ने कहा, जाहिर तौर पर इस बात पर संदेह करने की गुंजाइश है कि चीन की भागीदारी के कारण इन हवाई अड्डों के लिए हवाई मार्गों की अनुमति न देने में भारत का रणनीतिक हित हो सकता है। वहीं नेपाल और चीन के बीच हुई डील के मुताबिक अभी तक कोई भी परियोजना चीन के सहयोग से आगे नहीं बढ़ी है। इसके बजाय BRI के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं में से 480 मेगावाट फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना अब भारत की NHPC लिमिटेड और नेपाल की विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी। 31 मई से 3 जून तक नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा के दौरान इन दोनों कंपनियों के बीच इस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। पूर्व नेपाली राजनयिक और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के विदेश नीति सलाहकार दिनेश भट्टाराय ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि BRI के तहत चीनी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हर पुरानी और नई परियोजना को अपने पास रखने की चीन की प्रवृत्ति ने ऐसे भू राजनीतिक जोखिमों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि चीन हर परियोजनाओं को BRI की टोकरी में क्यों रख रहा है, जबकि ऐसा कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ ही नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे उन शक्तियों को एक निश्चित संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया है जो BRI के खिलाफ है। हालांकि चीन यह दोहराता रहा है कि चीनी सहायता वाली पुरानी परियोजनाएं भी BRI परियोजनाएं हैं। नेपाली विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के दावे ने चीन के प्रतिद्वंदियों को शक में डाल दिया है, जिससे चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं का कार्यान्वयन जटिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया नैरेटिव।